हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2023 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा हो चुकी है। विजेताओं के नाम हैं कैटलिन कारिको और ड्रू वीसमैन। जिस काम के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला है वो है कोविड-19 के खिलाफ कम समय में mRNA टीके के विकास को सक्षम बनाना। आइए समझते हैं कि mRNA टीके क्या होते हैं और ये क्यों महत्वपूर्ण है। परंपरागत रूप से वैक्सीन का काम मानव शरीर में मृत या कमजोर वायरस डालने का होता है ताकि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली इनके खिलाफ एंटीबॉडी विकसित कर सके। इस प्रकार जब कोई वास्तविक वायरस किसी को संक्रमित करता है तो उनका शरीर उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं mRNA तकनीक में प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करने के लिए शरीर में एक निष्क्रिय वायरस डालने के बजाय प्रतिरक्षा प्रणाली को संदेश देने के लिए मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड या mRNA का उपयोग किया जाता है। आनुवंशिक रूप से बनाया गया mRNA कोशिकाओं को किसी विशेष वायरस से लड़ने के लिए आवश्यक प्रोटीन बनाने का निर्देश दे सकता है। कारिको और वीसमैन के योगदान की बात करें तो इन्होंने प्रयोगशाला में विकसित आनुवंशिक रूप से बनाए गए mRNA के साथ समस्या की पहचान की। समस्या ये थी कि शरीर की डेंड्राइटिक कोशिकाएं आनुवंशिक रूप से इंजीनियर mRNA को शरीर के बाहरी तत्व के रूप में पहचान करती हैं और रिएक्शन करके इनके विरुद्ध सूजन संकेतन अणु बनाती हैं। आपको बता दें कि डेंड्राइटिक कोशिकाएं वैक्सीन प्रेरित प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के सक्रियण में महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। कारिको और वीसमैन ने mRNA के विभिन्न प्रकार तैयार किए जिससे डेंड्राइटिक कोशिकाओं के साथ इनकी रिएक्शन लगभग समाप्त हो गई। कोविड-19 महामारी के दौरान घातक और तेजी से फैलने वाले वायरस के खिलाफ प्रभावी इलाज खोजने में समय सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर था। इसी सिचुएशन में mRNA तकनीक संजीवनी साबित हुई। मॉडर्ना और फाइजर के टीकों में इसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। बिहार सरकार द्वारा जाति सर्वेक्षण डेटा जारी किया गया है। इसके मुताबिक बिहार की कुल जनसंख्या अब 13.07 करोड़ से कुछ अधिक है। इसमें सामान्य वर्ग की आबादी 15.52% है, ईबीसी 36.01% और ओबीसी 27.13% है। दलित या फिर अनुसूचित जाति 19.65%, जबकि अनुसूचित जनजाति 1.68% है। धार्मिक अल्पसंख्यकों में मुसलमानों की आबादी 17.7% है। जाति सर्वेक्षण डेटा ने एक बार फिर आरक्षण पर बहस को शुरू कर दिया है। कुछ पक्षों का कहना है कि जाति आधारित जनगणना संविधान में बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे नेताओं द्वारा परिकल्पित जाति विहीन समाज के विचार के खिलाफ है और सामाजिक सद्भाव बनाने के लिए चल रहे प्रयासों को कमजोर करेगी। वहीं दूसरा पक्ष 50% से अधिक आरक्षण की मांग कर रहा है क्योंकि गैर सवर्ण की जनसंख्या का प्रतिशत में वृद्धि हुई है। चलिए आरक्षण और इससे संबंधित कुछ मामलों को समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में अपने फैसले में आरक्षण के लिए 50% की ऊपरी सीमा तय की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 6:3 के बहुमत से 9 न्यायाधीशों की पीठ ने इंदिरा साहनी के फैसले में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण को बरकरार रखा था। ऐसा करके सुप्रीम कोर्ट ने एक समूह के लिए आरक्षण के लिए योग्यता प्राप्त करने के मानदंड के रूप में सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को निर्धारित किया था। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन में दक्षता सुनिश्चित करने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया था। आपको बता दें कि इंदिरा साहनी के फैसले के बावजूद आरक्षण के लिए 50% की सीमा का उल्लंघन करने के विचार को राजनीतिक मान्यता मिली हुई है। इसके बाद 1994 में 76वें संवैधानिक संशोधन में 50% की सीमा का उल्लंघन करते हुए तमिलनाडु ने शैक्षणिक संस्थानों में सीटों का आरक्षण और राज्य के तहत सेवाओं में नियुक्तियों या पदों का आरक्षण अधिनियम 1993 को संविधान की 9वीं अनुसूची में डाला था। 9वीं अनुसूची संविधान के अनुच्छेद 31A के तहत कानून को न्यायिक समीक्षा से मुक्ति प्रदान करती है। 9वीं अनुसूची में रखे गए कानूनों को संविधान के तहत संरक्षित किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने वाले कारणों से चुनौती नहीं दी जा सकती। इसी प्रकार मई 2021 में सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से मराठा समुदाय को आरक्षण प्रदान करने वाले महाराष्ट्र कानून को असंवैधानिक करार दिया था, जिसमें कुल आरक्षण सीमा 50% से अधिक होने की बात थी। मराठा मुद्दे के समान ही गुजरात में पटेलों, हरियाणा में जाटों और आंध्र प्रदेश में कापू के मामले भी हैं। आरक्षण व्यवस्था में एक अपवाद भी देखा गया। यह अपवाद था ईडब्ल्यूएस वर्ग को 10% आरक्षण। 10% ईडब्ल्यूएस कोटा ने 50% की सीमा का भी उल्लंघन किया है।
इस मामले में 3:2 के बहुमत से कोर्ट ने इंदिरा साहनी फैसले को दरकिनार कर दिया। कोर्ट ने यह तर्क दिया कि ईडब्ल्यूएस कोटा एक पूरी तरह से अलग वर्ग के लिए आरक्षण प्रदान करता है। स्टडी IQ IAS हिंदी टीम यूपीएससी के लिए P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू का नया कोर्स लेकर आई है। बैच की शुरुआत 10 अक्टूबर 2023 को शाम को 6 बजे हो रही है। बैच हिंदी और इंग्लिश तथा इंग्लिश तीनों भाषाओं में एक ही समय पर शुरू किया जा रहा है। इस P2I न्यू फाउंडेशन कोर्स में नया फीचर ऐड किया गया है। आप इसे 3 कैटेगरी सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम में खरीद सकते हैं। सिल्वर कैटेगरी में कोर्स की वैधता 1 साल, गोल्ड में 2 साल और प्लैटिनम में 3 साल रहेगी। इस कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड यूज करना होगा। कोर्स के प्राइस की शुरुआत 23,999 रुपए से हो रही है। कोर्स के संबंध में ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर लीजिए। एक महत्वपूर्ण मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के संबंध में आरक्षण के नियम का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। मद्रास उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि सरकार ऐसे संस्थानों को SC, ST या OBC के उम्मीदवारों को आरक्षण प्रदान करने या सीटें आरक्षित करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। दरअसल मद्रास के एक शैक्षणिक संस्थान कॉलेज फॉर विमेन द्वारा हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई थी, जिसमें एक सरकारी आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी। सरकारी आदेश में कॉलेज की अल्पसंख्यक स्थिति को रद्द करने की बात थी, क्योंकि संस्थान ने प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में मुस्लिम अल्पसंख्यक छात्रों को प्रवेश देने के लिए राज्य द्वारा लगाई गई 50% की सीमा को पार कर लिया। कॉलेज ने यह भी कहा था कि उसे स्थायी अल्पसंख्यक दर्जा दिया जाए। मद्रास उच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम अल्पसंख्यक संस्थानों और अनुच्छेद 15(5) पर लागू नहीं होता। आपको बता दें कि संविधान का अनुच्छेद 15(5) सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को सांप्रदायिक और सामाजिक आरक्षण के दायरे से छूट देता है। मद्रास उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान एक अलग वर्ग है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि एक बार किसी शैक्षणिक संस्थान को अल्पसंख्यक दर्जा देने के बाद उसे राज्य सरकार की मर्जी से वापस नहीं लिया जा सकता। उच्च न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग अधिनियम 2004 के तहत किसी भी तरह से अस्थायी अवधि या प्रतिबंधित अवधि के लिए शैक्षणिक संस्थान को अल्पसंख्यक दर्जा देने की परिकल्पना नहीं की गई है। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के रूप में मान्यता रद्द करने का अधिकार केवल 2004 के अधिनियम के तहत स्थापित आयोग के पास है। यह दर्जा तब तक कायम रहेगा जब तक आयोग इसे रद्द नहीं कर देता। यदि मैं आपसे पूछूं कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपका उत्तर होगा अफ्रीका में बहने वाली नील नदी। इस बात की पुष्टि एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी करते हैं, लेकिन संभवतः कुछ महीनों बाद नील नदी का ये रिकॉर्ड छिन सकता है। दरअसल अप्रैल 2024 में अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं और खोजकर्ताओं की एक टीम द्वारा अमेजन नदी पर अपने तरह का अनूठा अभियान चलाया जाना है। यह टीम प्राकृतिक दुनिया से जुड़े सबसे बड़े रहस्यों में से एक को सुलझाने के लिए अमेजन नदी की लगभग 7,000 किलोमीटर की यात्रा पर निकलेगी। हालांकि ये पहले से ही स्थापित तथ्य है कि अमेजन दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। अमेजन किसी भी अन्य नदी की तुलना में कम से कम 4 गुना अधिक पानी वहन करती है। नील नदी और अमेजन नदी की लंबाई पर सबसे बड़ा विवाद इस सवाल पर है कि अमेजन नदी का उद्गम कहां से होता है। परंपरागत रूप से दक्षिणी पेरू में अपुरिमैक नदी के जल स्रोत को नदी का प्रारंभिक बिंदु या उद्गम माना जाता है, लेकिन कई अन्य वैज्ञानिक इस बिंदु को नदी का प्रारंभिक बिंदु नहीं मानते। कुछ वैज्ञानिकों ने उत्तरी पेरू में स्थित नदी स्रोत मंटारो नदी को अमेजन का उद्गम माना है। यदि वैज्ञानिकों द्वारा अमेजन नदी का उद्गम अपुरिमैक नदी की जगह मंटारो नदी अप्रूव हो जाता है, तो विश्व की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी बन जाएगी। नील नदी की बात करें तो नील नदी की 2 प्रमुख सहायक नदियां हैं, सफेद नील और नीली नील। व्हाइट नील लंबी है और ग्रेट लेक्स क्षेत्र से निकलती है। यह विक्टोरिया झील से शुरू होती है और युगांडा और दक्षिण सूडान से होकर बहती है। ब्लू नील इथोपिया में लेक टाना से शुरू होती है और दक्षिण पूर्व से सूडान में बहती है। दोनों नदियां सूडान की राजधानी खार्तूम में मिलती हैं। नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है। आइए अब जल्दी से देखें बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, नील नदी से संबंधित तथ्यों पर विचार कीजिए। व्हाइट नील लंबी है और ग्रेट लेक्स क्षेत्र से निकलती है। व्हाइट नील विक्टोरिया झील से शुरू होती है और युगांडा और दक्षिण सूडान से होकर बहती है। ब्लू नील इथोपिया में ताना झील से शुरू होती है और दक्षिण पूर्व से सूडान में बहती है। दोनों नदियां सूडान की राजधानी खार्तूम में मिलती हैं। नील नदी लाल सागर में गिरती है।
उपर्युक्त में से कितने कथन गलत हैं? केवल 1, केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4, केवल 5। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार कैटलिन कारिको और ड्रू वीसमैन को मिला। mRNA तकनीक में प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करने के लिए शरीर में एक निष्क्रिय वायरस डाला जाता है। डेंड्राइटिक कोशिकाएं वैक्सीन प्रेरित प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के सक्रियण में महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 2, 3, केवल 2, सभी 3, केवल 1 और 3। आइए देखें पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बने थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला प्रश्न था, रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट का संबंध है नेपाल, भारत, बांग्लादेश या फिर भूटान? सही जवाब है बांग्लादेश। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड में वृद्धि तो डिसॉल्व ऑक्सीजन में कमी होगी। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड में कमी तो डिसॉल्व ऑक्सीजन में भी कमी होगी। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड में वृद्धि तो डिसॉल्व ऑक्सीजन में भी वृद्धि होगी। उपर्युक्त में से कोई भी सही नहीं है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए। हाल ही में केंद्र सरकार ने नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा NLFT और त्रिपुरा टाइगर फोर्स यानी ATTF और उनके गुटों को UAPA कानून के तहत गैरकानूनी संगठन घोषित किया है और इन संगठनों पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार का तर्क है कि NLFT और ATTF की गतिविधियां भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए हानिकारक हैं। यह खबर UPSC मेंस में GS पेपर 3 के सिलेबस के इंटरनल सिक्योरिटी सेक्शन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। चलिए समझते हैं कि UAPA क्या है और इससे संबंधित अन्य मुद्दे क्या हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि UAPA का फुल फॉर्म है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। इसका मतलब है गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम। इस कानून का मुख्य काम आतंकी गतिविधियों को रोकना है। यह कानून संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकार पर युक्त प्रतिबंध लगाता है। यह कानून भारतीयों के साथ ही साथ विदेशी नागरिकों पर भी लागू होता है। अपराध भारत में हुआ हो या फिर भारत के बाहर, UPA की धाराओं में कार्यवाही की जा सकती है। इसके तहत किसी मामले की जांच के दौरान संबंधित शख्स की संपत्ति की कुर्की जब्ती भी की जा सकती है। गौरतलब है कि UAPA कानून को साल 1967 में लाया गया था। तब से लेकर अब तक इसमें 2004, 2008, 2012 और 2019 में संशोधन किए जा चुके हैं। 2019 के संशोधन के बाद से इस कानून की शक्तियों में काफी विस्तार हुआ है। 2019 में संशोधन के बाद इस कानून को यह शक्ति मिल गई कि किसी भी व्यक्ति को जांच के आधार पर आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। पहले इस कानून के तहत किसी संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित किया जाता था। इसका ताजा उदाहरण है दिल्ली पुलिस द्वारा समाचार पोर्टल न्यूज क्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादक को एक मामले में हाल ही में गिरफ्तार कर लिया गया है। UAPA कानून से संबंधित कई मुद्दे भी हैं जिन पर चर्चा करना जरूरी है। सबसे पहला मुद्दा है कि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता और असहमति के अधिकार को कम करता है। UAPA के सेक्शन 2O के तहत भारत की क्षेत्रीय अखंडता पर सवाल करना भी गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल है। इस कानून के तहत भारत के खिलाफ असंतोष फैलाना अपराध है। हालांकि असंतोष को पूरी तरह परिभाषित नहीं किया गया है। यह देखा गया है कि इसका इस्तेमाल अपराधियों के अलावा एक्टिविस्ट्स और आंदोलनकारियों पर भी हुआ है। इसका उदाहरण आपने किसान आंदोलन के समय देखा होगा, जहां कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि एक्टिविस्ट आपत्ति जताते रहे हैं कि महज सवाल करना गैरकानूनी कैसे हो सकता है। दूसरा मुद्दा है कि UAPA कानून के तहत कार्यवाही अभियुक्तों को मिली संवैधानिक सुरक्षा को भी कम करती है। जैसे अभियुक्तों को इस कानून के तहत अग्रिम जमानत नहीं मिलती। जमानत स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार की सुरक्षा और गारंटी है। तीसरा मुद्दा है कि इस कानून में NIA यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी को पुलिस से अधिक अधिकार दिए गए हैं। आलोचक इस प्रावधान को भारत के संघीय स्वरूप को कम करने वाला बताते हैं, क्योंकि पुलिस राज्य सूची का विषय है और NIA केंद्र सरकार के अधिकार में आती है। इसके साथ ही UAPA के मामलों में सुनवाई में देरी होती है। लगभग 95% मामले अभी तक लंबित हैं और अपराध को साबित कर पाने की दर काफी कम है। इस कारण से आरोपियों को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ता है। UAPA से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है आतंकवादी गतिविधियों की अस्पष्ट परिभाषा। इसके कारण सरकार को किसी भी सामान्य नागरिक या कार्यकर्ता को आतंकवादी साबित करने के लिए असीमित शक्ति मिल जाती है और सरकार अपने विरुद्ध असहमति को दबाने के लिए इस कानून का दुरुपयोग कर सकती है। हाल ही में PM स्वनिधि योजना ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। दरअसल इस योजना के तहत देश भर में 50 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को
ऋण दिया जा चुका है। सरकार के द्वारा दिए गए डेटा के अनुसार 50 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को 8600 करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्य के लगभग 66 लाख ऋण वितरित किए गए। इसके साथ ही पिछले 3 महीनों में राज्यों ने 12 लाख से अधिक नए स्ट्रीट वेंडर्स को सफलतापूर्वक अपने साथ जोड़ा है, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। चलिए इस योजना को समझ लेते हैं। पीएम स्वनिधि योजना 1 जून 2020 को शुरू की गई थी। योजना का पूरा नाम प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना है। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को शुरू किया था। इस योजना का टारगेट ग्रुप शहरी स्ट्रीट वेंडर्स हैं। यह योजना एक माइक्रो क्रेडिट योजना है। योजना का उद्देश्य कोविड-19 महामारी में बुरी तरह प्रभावित हुए स्ट्रीट वेंडर्स को उनके व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए बिना किसी गारंटी के ऋण की सुविधा प्रदान करना है। इस योजना के तहत 1 वर्ष की अवधि के लिए बिना किसी गारंटी के 10,000 रुपए तक का पूंजी ऋण की सुविधा दी जाती है। अगर समय पर इस ऋण का पुनर्भुगतान कर दिया जाता है और अधिक ऋण की आवश्यकता है तो 20,000 रुपए की दूसरी और 50,000 रुपए की तीसरी किश्त की सुविधा भी दी जाती है। साथ ही प्रति वर्ष 7% की दर से ब्याज सब्सिडी के माध्यम से नियमित पुनर्भुगतान को प्रोत्साहित करना और प्रति वर्ष 1200 रुपए तक के कैशबैक के माध्यम से डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहित करना भी इस योजना की प्रमुख विशेषता है। योजना के तहत पात्र स्ट्रीट वेंडर्स की पहचान के लिए राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों को जिम्मेदारी दी गई थी। यह योजना शहरी क्षेत्रों में वेंडिंग कार्य में लगे सभी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए उपलब्ध है। योजना का लाभ उठाने के लिए वेंडर्स तक पहुंच और लाभ के प्रसार के लिए राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों को नियमित रूप से स्थानीय भाषाओं में सूचना, शिक्षा और संचार सामग्री भी प्रदान की गई है। भारतीय स्ट्रीट वेंडर्स ने लंबे समय से शहरी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो शहरी निवासियों को आवश्यक सामान और सेवाएं प्रदान करते हैं। यह योजना उन्हें औपचारिक आर्थिक दायरे में लाने में सहायक रही है। स्टडी IQ IAS हिंदी टीम यूपीएससी के लिए P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू का नया कोर्स लेकर आई है। बैच की शुरुआत 10 अक्टूबर 2023 को शाम को 6 बजे हो रही है। बैच हिंदी और इंग्लिश तथा हिंग्लिश तीनों भाषाओं में एक ही समय पर शुरू किया जा रहा है। इस P2I न्यू फाउंडेशन कोर्स में नया फीचर ऐड किया गया है। आप इसे 3 कैटेगरी सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम में खरीद सकते हैं। सिल्वर कैटेगरी में कोर्स की वैधता 1 साल, गोल्ड में 2 साल और प्लैटिनम में 3 साल रहेगी। इस कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड यूज करना होगा। कोर्स के प्राइस की शुरुआत 23,999 रुपए से हो रही है। कोर्स के संबंध में ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर लीजिए। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2023 की घोषणा हो गई है। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से 3 वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया। इनके नाम हैं मोंगी जी बावेंडी, लुई सी ब्रूस और एलेक्सी आई एकिमो। इन वैज्ञानिकों को क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया। आपको बता दें कि 1980 के दशक की शुरुआत में लुइस ब्रूस और एलेक्सी एकिमो ने पहली बार क्वांटम डॉट्स बनाने में सफलता प्राप्त की थी और वहीं 1993 में मोंगी बावेंडी ने क्वांटम डॉट्स के निर्माण या संश्लेषण के तरीकों में क्रांति ला दी थी, जिससे क्वांटम डॉट्स की गुणवत्ता बहुत ऊंची हो गई थी। आइए समझते हैं कि क्वांटम डॉट्स क्या हैं और इनका उपयोग किन क्षेत्रों में होता है। क्वांटम डॉट्स को सेमीकंडक्टर नैनो क्रिस्टल भी कहा जाता है। इनमें सेमीकंडक्टर के जैसे गुण होते हैं, साथ ही ऑप्टिकल और इलेक्ट्रॉनिक गुण भी होते हैं। इसका आकार कुछ नैनोमीटर का होता है। अगर क्वांटम डॉट्स के आकार की तुलना करें तो एक डीएनए का व्यास लगभग 2.5 नैनोमीटर होता है। क्वांटम डॉट्स की विशेषता की बात करें तो जब क्वांटम डॉट्स को यूवी प्रकाश या फिर पराबैंगनी प्रकाश द्वारा प्रकाशित किया जाता है तो क्वांटम डॉट में एक इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा के स्थिति में उत्तेजित हो जाता है और यह एक सुचालक के जैसे कार्य करता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि क्वांटम डॉट्स के ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक गुण आकार के आधार पर बदलते हैं। जैसे 5 से 6 नैनोमीटर व्यास के बड़े क्वांटम डॉट्स लंबी तरंग दैर्घ्य उत्सर्जित करते हैं, जिससे नारंगी या लाल रंग निकलते हैं, और 2 से 3 नैनोमीटर के छोटे क्वांटम डॉट्स छोटी तरंग दैर्घ्य उत्सर्जित करते हैं, जिससे नीले और हरे जैसे रंग निकलते हैं। क्वांटम डॉट्स इतने महत्वपूर्ण हैं कि आज की नैनो टेक्नोलॉजी बिना क्वांटम डॉट्स के अधूरी है। ये आणविक आकार के होते हैं, जिससे ये कोशिका के स्तर पर शारीरिक जैव प्रक्रियाओं का अध्ययन करने में सक्षम होते हैं तथा कैंसर जैसे रोगों के निदान और उपचार में सहायक हो सकते हैं। मौजूदा प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी LED के डिजाइन को बेहतर बनाने के लिए क्वांटम डॉट्स का उपयोग होता है। क्वांटम डॉट्स के संभावित अन्य अनुप्रयोगों की बात करें तो एकल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्टर, सौर सेल, लेजर,
एकल फोटोन स्रोत, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेल जीव विज्ञान अनुसंधान, माइक्रोस्कोपी और मेडिकल इमेजिंग क्षेत्र में इसका उपयोग होता है। इंकजेट प्रिंटिंग और स्पिन कोटिंग में भी इनका उपयोग हो सकता है। भारतीय रक्षा विनिर्माण क्षेत्र के लिए आज एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दिन है। दरअसल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने भारतीय वायुसेना को पहला LCA तेजस ट्विन सीटर विमान सौंप दिया है। LCA का मतलब है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। LCA तेजस ट्विन सीटर विमान ट्विन सीटर वेरिएंट भारतीय वायुसेना की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करेगा और इसके साथ ही अगर जरूरत पड़ी तो यह लड़ाकू विमान की भूमिका भी निभा सकता है। यह एक हल्के वजन वाला, हर मौसम में काम करने वाला बहुउद्देशीय 4.5 पीढ़ी का विमान है। HAL की बात करें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की एरोस्पेस और रक्षा कंपनी है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। HAL की स्थापना 23 दिसंबर 1940 को तत्कालीन मैसूर साम्राज्य के सहयोग से वालचंद हीराचंद द्वारा की गई थी। तब इस कंपनी का नाम हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड था। उस समय की ब्रिटिश भारत सरकार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान का मुकाबला करना चाहती थी और एशिया में ब्रिटिश सैन्य हार्डवेयर आपूर्ति को सुनिश्चित करना चाहती थी। इसलिए तत्कालीन ब्रिटिश भारत सरकार ने कंपनी में 1/3 हिस्सेदारी खरीदी। HAL ने भारतीय वायुसेना के लिए 1942 में ही विमान निर्माण शुरू कर दिया था। यहां असेंबल हुआ पहला विमान हार्लो PC-5 था। HAL HF-24 मारुत लड़ाकू बम वर्षक विमान भारत में निर्मित पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान था। वर्तमान में HAL का प्रबंधन भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। HAL वर्तमान में लड़ाकू जेट, हेलीकॉप्टर, जेट इंजन और समुद्री गैस टरबाइन इंजन, एवियोनिक्स, सॉफ्टवेयर विकास, स्पेयर आपूर्ति और भारतीय सैन्य विमानों के उन्नयन के डिजाइन और निर्माण में शामिल है। HAL का 40% से ज्यादा राजस्व अंतर्राष्ट्रीय सौदों के तहत विमान के इंजन, स्पेयर पार्ट्स और अन्य विमान सामग्री के निर्माण से आता है। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है PM स्वनिधि योजना से संबंधित तथ्यों पर विचार कीजिए। PM स्वनिधि योजना 1 जून 2020 को शुरू की गई थी। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को शुरू किया था। इस योजना का टारगेट ग्रुप शहरी और ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स हैं। यह योजना एक माइक्रो क्रेडिट योजना है। इस योजना के तहत पात्र स्ट्रीट वेंडरों की पहचान के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। इस योजना के तहत 1 लाख तक की ऋण पूंजी उपलब्ध कराई जाती है। उपर्युक्त कथन या कथनों में से कौन से सही है या हैं? केवल 1, 2, 4, केवल 1, 2, 4 और 6, केवल 2, 3, 4 और 5, केवल 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है क्वांटम डॉट्स से संबंधित तथ्यों पर विचार कीजिए। इनमें केवल इलेक्ट्रॉनिक गुण होते हैं। इनका आकार कुछ नैनोमीटर का होता है। 5 से 6 नैनोमीटर व्यास के बड़े क्वांटम डॉट्स छोटी तरंग दैर्ध्य उत्सर्जित करते हैं। 2 से 3 नैनोमीटर व्यास के छोटे क्वांटम डॉट्स लंबी तरंग दैर्ध्य उत्सर्जित करते हैं। उपर्युक्त कथन या कथनों में से कौन सा या से सही है? केवल 1, 2 और 4, केवल 2, केवल 2, 3 और 4, केवल 1 और 2। आइए जल्दी से देखें पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न मैंने पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला प्रश्न था नील नदी से संबंधित तथ्यों पर विचार कीजिए। व्हाइट नील लंबी है और ग्रेट लेक्स क्षेत्र से निकलती है। व्हाइट नील विक्टोरिया झील से शुरू होती है और युगांडा तथा दक्षिण सूडान से होकर बहती है। ब्लू नील इथोपिया में लेक ताना से शुरू होती है और दक्षिण पूर्व से सूडान में बहती है। दोनों नदियां सूडान की राजधानी खार्तूम में मिलती हैं। नील नदी लाल सागर में गिरती है। उपर्युक्त में से कितने कथन गलत हैं? केवल 1, केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4 या फिर केवल 5। सही उत्तर है ऑप्शन डी, क्योंकि नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है। अगला प्रश्न मैंने पूछा था निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार कैटलिन कारिको और ड्रू वीसमैन को मिला है। mRNA तकनीक में प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करने के लिए शरीर में एक निष्क्रिय वायरस डाला जाता है। डेंड्राइटिक कोशिकाएं वैक्सीन प्रेरित प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के सक्रियण में महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 2 और 3, केवल 2, सभी 3 या फिर केवल 1 और 3। सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, कथन 2 गलत है। पंजाब सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि पंजाब राज्य अगले साल से पूसा 44 धान की खेती पर प्रतिबंध लगा देगा। आपको बता दें कि पूसा 44 को 1993 में दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के द्वारा विकसित किया गया था। कुछ समय बाद पंजाब के किसानों ने कुछ इलाकों में इसकी बुआई शुरू की। अच्छी उपज प्राप्त करने के कारण 2010 के अंत तक
पूसा 44 ने पंजाब भर के किसानों के बीच व्यापक लोकप्रियता हासिल कर ली थी। इस समय तक पंजाब में धान की कुल खेती के तहत पूसा 44 लगभग 70 से 80% क्षेत्रफल में बोई जाती थी। किसानों का दावा है कि पूसा 44 की पैदावार प्रति एकड़ लगभग 34 से 40 क्विंटल होती है, जबकि अन्य किस्मों की औसत उपज 28 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ है। वर्तमान में धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी 2205 रुपये प्रति क्विंटल है और पूसा 44 से किसानों को धान की अन्य किस्मों की तुलना में 7 से 10 क्विंटल अधिक उपज मिलती है। अगर हिसाब लगाया जाए तो इससे किसानों की आय में 15,000 से 22,000 रुपये प्रति एकड़ का इजाफा भी होता है। तो चलिए समझते हैं कि ऐसी क्या वजह है जिससे ज्यादा पैदावार, ज्यादा आय देने वाली पूसा 44 पर सरकार को प्रतिबंध लगाना पड़ रहा है। सबसे पहला कारण है कि पूसा 44 को तैयार होने में लगभग 160 दिन लगते हैं, जबकि अन्य किस्म लगभग 35 से 40 दिन कम में पककर तैयार हो जाती हैं। इस वजह से पूसा 44 धान को सिंचाई के 5-6 अतिरिक्त चक्रों की आवश्यकता होती है। गौरतलब है कि पंजाब में भूजल की भारी कमी है। राज्य के 141 कृषि विकास खंडों में से 102 को डार्क जोन घोषित किया गया है। इसका मतलब है कि इन डार्क जोन में भूजल खत्म होने की दर इसके फिर से भरने की दर से ज्यादा है और पानी 200 से 300 फीट या उससे अधिक की गहराई पर ही उपलब्ध है। साथ ही पंजाब में कम अवधि में पकने वाली धान की किस्मों की उपलब्धता को देखते हुए सरकार का लक्ष्य पूसा 44 पर प्रतिबंध लगाकर 1 महीने के लिए सिंचाई के पानी का संरक्षण करना है। दूसरा प्रमुख कारण है कि पूसा 44 राज्य में पराली जलाने की समस्या को बढ़ाने के लिए भी जिम्मेदार है। यह सर्दियों के दौरान उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में वायु प्रदूषण के गंभीर स्तर में योगदान देता है। इन सभी कारणों से पंजाब सरकार ने पूसा 44 की खेती पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। जापान के एक निर्णय को लेकर चाइना और दक्षिण कोरिया समेत कई पर्यावरण वॉचडॉग संस्थाएं चिंतित हो गई हैं। दरअसल जापान ने उपचारित रेडियो एक्टिव पानी का दूसरा बैच समुद्र में छोड़ना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि 2011 में 9.8 मैग्नीट्यूड के भूकंप और सुनामी के कारण जापान का फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट पूरी तरह प्रभावित हुआ था। इस ट्रेजेडी में न्यूक्लियर पावर प्लांट को ठंडा रखने वाला कूलेंट वाटर रेडियो एक्टिव हो गया था और प्लांट की क्षमता से अधिक कूलेंट वाटर जमा हो गया था, जिसका निस्तारण अति आवश्यक था। प्लांट का संचालन करने वाली कंपनी टेपको ने 500 से ज्यादा ओलंपिक स्विमिंग पूल के बराबर रेडियो एक्टिव कूलेंट वाटर को 12 साल से स्टोर करके रखा था। पिछले महीने जापान ने निर्णय लिया था कि वो रोज 5 लाख लीटर रेडियो एक्टिव पानी को नॉर्थ ईस्ट समुद्री तट के पास रिलीज करेगा। कंपनी और जापान सरकार का कहना है कि इस कूलेंट वाटर को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार मान्य स्तर तक फिल्टर कर दिया गया है। अब पानी में सिर्फ ट्राइटियम बचा है, जो कि हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। आपको बता दें कि ट्राइटियम ह्यूमन स्किन के कांटेक्ट में आने से शरीर में प्रवेश नहीं करता, लेकिन अगर इसे निगल लिया जाए तो कैंसर का खतरा हो सकता है। पर्यावरण एजेंसी ग्रीन पीस का कहना है कि फिल्टर प्रक्रिया विश्वसनीय नहीं है। जापान के इस कदम का मत्स्य अर्थव्यवस्था से जुड़े संगठन और दक्षिण कोरिया सहित पड़ोसी देशों ने कड़ा विरोध किया है। चीन ने भी सामुद्रिक इकोसिस्टम, खाद्य सुरक्षा और जन स्वास्थ्य को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर की हैं। चीन द्वारा जापानी समुद्री भोजन के सभी आयातों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिससे जापानी समुद्री भोजन निर्यातकों को बहुत नुकसान हो रहा है। जापान सरकार ने नए बाजार खोजने और चीन के प्रतिबंध के प्रभाव को कम करने के लिए एक राहत कोष की स्थापना भी की है। स्टडी IQ IAS हिंदी टीम यूपीएससी के लिए P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू का नया कोर्स लेकर आई है। बैच की शुरुआत 10 अक्टूबर 2023 को शाम को 6 बजे हो रही है। बैच हिंदी और इंग्लिश तथा हिंग्लिश तीनों भाषाओं में एक ही समय पर शुरू किया जा रहा है। इस P2I न्यू फाउंडेशन कोर्स में नया फीचर ऐड किया गया है। आप इसे 3 कैटेगरी सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम में खरीद सकते हैं। सिल्वर कैटेगरी में कोर्स की वैधता 1 साल, गोल्ड में 2 साल और प्लेटिनम में 3 साल रहेगी। इस कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड यूज करना होगा। कोर्स के प्राइस की शुरुआत 23,999 रुपए से हो रही है। कोर्स के संबंध में ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर लीजिए। 2023 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार के विजेता की घोषणा स्टॉकहोम में स्वीडिश अकादमी द्वारा की गई है। इस साल जॉन फॉसे को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। जॉन फॉसे का संबंध नॉर्वे से है। जॉन फॉसे को इनके अभिनव नाटकों और गद्यों को जो बेजुबान को आवाज देते हैं के लिए पुरस्कार मिला है। स्वीडिश उद्योगपति और पुरस्कार संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल के शब्दों में, प्रतिष्ठित पुरस्कार उस व्यक्ति को दिया जाना चाहिए जिसने साहित्य के क्षेत्र में आदर्शवादी दिशा में सबसे उत्कृष्ट कार्य किया है।
प्रत्येक प्राप्तकर्ता को एक पदक, एक डिप्लोमा और एक मौद्रिक पुरस्कार मिलता है। आपको बता दें कि पिछले साल यानी 2022 का नोबेल पुरस्कार फ्रेंच लेखिका एनी एर्नॉक्स को मिला था। चलिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार से संबंधित कुछ रोचक तथ्यों को भी जानते हैं। साहित्य में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में फ्रांस के सुली प्रूधोमे को दिया गया था। 2023 तक साहित्य में नोबेल पुरस्कार 120 व्यक्तियों को प्रदान किया जा चुका था, जिसमें 17 महिलाएं हैं। भाषा की बात की जाए तो सर्वाधिक पुरस्कार अंग्रेजी भाषा को मिले हैं। इसके बाद फ्रेंच और जर्मन का स्थान आता है। वहीं देश की बात की जाए तो सर्वाधिक पुरस्कार फ्रांस के नागरिकों को मिला है। भारत की बात करें तो अभी तक भारत में जन्मे 2 लोगों को साहित्य का नोबेल मिला है। एक हैं रुडयार्ड किपलिंग और दूसरे हैं रविंद्रनाथ टैगोर। रुडयार्ड किपलिंग का जन्म 30 दिसंबर 1865 को ब्रिटिश भारत के बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुआ था और इन्हें 1907 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रुडयार्ड साहित्य के सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता भी थे। पुरस्कार दिए जाने के समय इनकी उम्र 41 वर्ष की थी। गौरतलब है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने 1913 में लंदन में प्रकाशित अपने संग्रह गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल जीता था। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कोलकाता में हुआ था। वे पहले एशियन और पहले भारतीय नागरिक थे जिन्हें यह पुरस्कार मिला। हालांकि टैगोर ने बंगाली और अंग्रेजी भाषा में गीतांजलि की रचना की थी। हाल ही में शालबन बौद्ध विहार सुर्खियों में है। दरअसल बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त ने हाल ही में बांग्लादेश के कुमिला जिले में स्थित शालबन बौद्ध विहार का दौरा किया था। चलिए जानते हैं शालबन विहार के बारे में। शालबन विहार का वास्तविक नाम श्री भाबादेव मोह विहार है। इस मोह विहार का निर्माण 7वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य देव वंश के चौथे शासक श्री भाबदेव ने किया था। शालबन बौद्ध विहार कुमिला जिले के लालमई मैनमती क्षेत्र में है, जो अविभाजित भारत की प्राचीन सभ्यता के पुरातात्विक स्थलों में से एक है। लालमई मैनमती क्षेत्र की बात करें तो यह निचली पहाड़ियों की श्रृंखला है। इस पुरातात्विक स्थल में बौद्ध मंदिरों और विहारों के खंडहर मिले थे, जिन्हें शालबन विहार के नाम से जाना जाता है। इसकी वास्तुकला की बात करें तो इनका निर्माण 7वीं शताब्दी में प्रचलित पहाड़पुर शैली में हुआ है। यह विहार वर्गाकार आकृति में बना है, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 168 मीटर है। विहार की 4 भुजाओं में कुल 115 भिक्षु कक्ष बनाए गए हैं और मध्य में एक मंदिर है। केंद्रीय मुख्य मंदिर के चारों ओर कई छोटे मंदिर और स्तूपों के खंडहर पाए गए हैं। यह विहार 12वीं शताब्दी तक संचालित रहा। उत्खनन से 7वीं और 12वीं शताब्दी के बीच की कई पुरातात्विक कलाकृतियां सामने आई हैं। पुरातात्विक खुदाई के दौरान विभिन्न प्रकार की टेराकोटा पट्टिकाएं, मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा मोती, कांस्य और मिट्टी की मूर्तियां, सजी हुई ईंटें, ताम्रपत्र शिलालेख, मोहरें और सोने तथा चांदी के सिक्के सहित विभिन्न मूल्यवान कलाकृतियां पाई गई हैं। ये कलाकृतियां शालबन विहार के दक्षिण में स्थित मैनामाती संग्रहालय में संरक्षित हैं। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शालबन बौद्ध विहार पश्चिम बंगाल में है। इसका निर्माण देव वंश के चौथे शासक श्री भाबदेव ने करवाया था। यह 7वीं शताब्दी में प्रचलित पहाड़पुर शैली में बना है। उपर्युक्त कथन या कथनों में से कौन सा से सही है या है? केवल एक और दो, केवल 2 और 3 या फिर केवल 1 और 3? अगला प्रश्न है, पंजाब सरकार ने पूसा 44 की खेती पर प्रतिबंध लगाने का फैसला क्यों किया है? पंजाब में भूजल की भारी कमी है। पूसा 44 को तैयार होने में लगभग 100 दिन लगते हैं। पूसा 44 राज्य में पराली जलाने की समस्या को बढ़ाने के लिए भी जानी जाती है। पूसा 44 धान की अन्य किस्मों की अपेक्षा कम पैदावार देती है। उपर्युक्त कथन या कथनों में से कौन से सही है या हैं? केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 4, केवल 2 और 3 या फिर केवल 1 और 3? आइए अब देखें पिछले बुलेटिन में हमने आपसे क्या सवाल पूछे थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल है, पीएम स्वनिधि योजना से संबंधित तथ्यों पर विचार कीजिए। पीएम स्वनिधि योजना 1 जून 2020 को शुरू की गई थी। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को शुरू किया था। योजना का टारगेट ग्रुप शहरी और ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर हैं। यह योजना एक माइक्रो क्रेडिट योजना है। इस योजना के तहत पात्र स्ट्रीट वेंडरों की पहचान के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। इस योजना के तहत 1 लाख तक की ऋण पूंजी उपलब्ध करवाई जाती है। उपर्युक्त कथन या कथनों में से कौन सा इसे सही है या हैं? केवल 1, 2, 4, केवल 1, 2, 4 और 6, केवल 2, 3, 4 और 5 या फिर केवल 1, 2, 3 और 4? सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न था, क्वांटम डॉट से संबंधित तथ्यों पर विचार कीजिए। इनमें केवल इलेक्ट्रॉनिक गुण होते हैं। इनका आकार कुछ नैनोमीटर का होता है। 5 से 6 नैनोमीटर व्यास के बड़े क्वांटम डॉट्स छोटी तरंग दैर्ध्य उत्सर्जित करते हैं।
2 से 3 नैनोमीटर व्यास के छोटे क्वांटम डॉट्स लंबी तरंग दैर्घ्य उत्सर्जित करते हैं। उपर्युक्त कथन या कथनों में से कौन से सही है या हैं? केवल 1, 2 और 4, केवल 2, 3 और 4, या फिर केवल 1 और 2? सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण अवसंरचना के निर्माण न करने पर पंजाब सरकार को फटकार लगाई है। यह अवसंरचना है सतलज यमुना लिंक नहर का पंजाब का हिस्सा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वो पंजाब में इस परियोजना के लिए आवंटित भूमि का सर्वेक्षण करे ताकि कार्य की प्रगति का आकलन किया जा सके। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने सतलज यमुना लिंक नहर के अपने हिस्से का निर्माण पहले ही कर लिया है। यह टॉपिक यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के भारतीय राजनीति और शासन संविधान और मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन 2 पेपर के संघ और राज्यों के कार्य और जिम्मेदारियों को कवर करता है। चलिए समझते हैं पूरी कहानी। 1955 में पंजाब, पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ यानी पेप्सू, राजस्थान और जम्मू और कश्मीर राज्यों ने सिंधु नदी प्रणाली की 3 पूर्वी नदियों अर्थात रावी, ब्यास और सतलज के पानी के वितरण के संबंध में एक समझौता किया था। 1 नवंबर 1966 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत जब पंजाब से अलग होकर हरियाणा अस्तित्व में आया तो दोनों राज्यों के बीच इस पानी के हिस्से को लेकर विवाद की शुरुआत हो गई। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के दखल के बाद यह तय हुआ कि दोनों राज्यों के बीच नहर बनाई जाएगी ताकि दोनों राज्यों को पानी मिल सके। नहर की कुल लंबाई 214 किलोमीटर होगी, जिसमें से 122 किलोमीटर पंजाब को और 92 किलोमीटर हरियाणा को बनाना है। उस समय अकाली दल ने नहर के निर्माण के खिलाफ कपूरी मोर्चा निकाला। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद 1985 में राजीव गांधी और तत्कालीन अकाली दल प्रमुख लोंगोवाल के द्वारा एक नए न्यायाधिकरण की स्थापना का समझौता किया गया। समझौते के बाद लोंगोवाल की आतंकवादियों ने हत्या कर दी। इसके बाद भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वी बालकृष्ण इराडी की अध्यक्षता में 1986 में इराडी ट्रिब्यूनल की स्थापना की। ट्रिब्यूनल ने 1987 में दोनों राज्यों को मिलने वाले पानी के हिस्से में बढ़ोतरी की सिफारिश की, लेकिन फिर भी विवाद बना रहा। राज्यों ने क्या तर्क दिए, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। पंजाब के तर्क के अनुसार राज्य के लगभग 79% क्षेत्र में पानी का अत्यधिक दोहन किया जाता है और 2029 के बाद पंजाब के कई इलाके सूख सकते हैं। ऐसे में पंजाब का किसी अन्य राज्य के साथ पानी साझा करना असंभव है। वहीं हरियाणा केंद्रीय खाद्य पूल में अपने योगदान का हवाला दे रहा है और तर्क दे रहा है कि राज्य के दक्षिणी भागों में पीने के पानी की समस्या और सिंचाई के पानी की कमी के बावजूद न्यायाधिकरण द्वारा तय पानी का हिस्सा नहीं मिल रहा। गौरतलब है कि अनुच्छेद 262 के अनुसार जल संबंधी विवादों के मामले में संसद विधि द्वारा किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी के जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत के न्याय निर्णयन के लिए प्रावधान कर सकती है। अनुच्छेद 262 की शक्ति के तहत संसद ने नदी बोर्ड अधिनियम 1956 और अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 बनाया था। आपको यह भी याद रखना चाहिए कि राज्य सूची की प्रविष्टि 17 जल आपूर्ति, सिंचाई, नहर जल निकासी, तटबंध जल भंडारण और जल विद्युत से संबंधित है और संघ सूची की प्रविष्टि 56 केंद्र सरकार को अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के नियमन एवं विकास के लिए शक्ति प्रदान करती है। आरबीआई की एमपीसी यानी मौद्रिक नीति समिति ने अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। आरबीआई ने नीतिगत दरों या पॉलिसी रेट को अपरिवर्तित रखा है। पॉलिसी रेट को अपरिवर्तित रखने का मतलब है कि नीतिगत रेपो दर को 6.5% पर अपरिवर्तित बने रहना। इसके साथ ही आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.5% रहने का अनुमान और वित्त वर्ष 2024 के लिए मुद्रास्फीति के अनुमान को 5.4% पर भी बरकरार रखा है। चूंकि आरबीआई ने अक्टूबर की मौद्रिक नीति में नीतिगत रेपो दर को अपरिवर्तित रखा है, इसलिए रेपो दर से जुड़ी सभी बाहरी बेंचमार्क उधार दरें नहीं बढ़ेंगी। इसका मतलब हुआ कि स्थायी जमा सुविधा पर 6.25% पर और सीमांत स्थायी सुविधा दर और बैंक दर 6.75% पर बनी रहेंगी। इसका आम भाषा में अर्थ ये निकलता है कि बैंक अपनी उधार दरें नहीं बढ़ा पाएंगे और अगर बैंक अपनी उधार दरें नहीं बढ़ा पाएंगे तो घर, वाहन और व्यक्तिगत ऋण पर समान मासिक किस्तें यानी ईएमआई भी स्थिर रहेंगी। कुल मिलाकर इस कदम से आम आदमी को फायदा होगा। आपको बता दें कि रेपो दर एक ऐसी दर होती है जिस पर बैंक रिजर्व बैंक से धन उधार लेते हैं तथा इसके लिए ये बैंक अपनी सरकारी प्रतिभूतियों को रिजर्व बैंक के पास गिरवी रखते हैं। वहीं रिवर्स रेपो दर वो दर होती है जिस पर आरबीआई बैंकों से उधार लेता है।
जब बैंकों में धन की मात्रा अत्यधिक हो जाती है तो ऐसी स्थिति में बैंक इस धन को रिवर्स रेपो दर पर रिजर्व बैंक को दे देते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि अगर आरबीआई रेपो रेट घटाएगा तो बैंक ब्याज दर कम करेंगे और अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है तो बैंक ब्याज दर बढ़ाएंगे। आरबीआई मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और तरलता की स्थिति को मजबूत करने के लिए रेपो रेट में वृद्धि करता है। रेपो रेट बढ़ने से बैंकों को कर्ज ऊंचे रेट पर मिलेगा, लिहाजा वे भी अपने ग्राहकों से ज्यादा दर से ब्याज वसूलेंगे। रेपो रेट में बढ़ोतरी के चलते आम लोगों के लिए कर्ज या लोन महंगा हो जाएगा क्योंकि बैंकों की कर्ज की लागत बढ़ेगी। गौरतलब है कि मौद्रिक नीति समिति भारत में बेंचमार्क ब्याज दर तय करने के लिए जिम्मेदार है। समिति में 6 सदस्य शामिल होते हैं, जिनमें से 3 भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी और 3 भारत सरकार द्वारा नामित सदस्य होते हैं। एमपीसी का गठन करने के लिए वित्त अधिनियम 2016 द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 को संशोधित किया गया था। एमपीसी का गठन भारत की मौद्रिक नीति को तय करने में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए किया गया था। स्टडी IQ IAS हिंदी टीम यूपीएससी के लिए P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू का नया कोर्स लेकर आई है। बैच की शुरुआत 10 अक्टूबर 2023 को शाम को 6 बजे हो रही है। बैच हिंदी और इंग्लिश तथा हिंग्लिश तीनों भाषाओं में एक ही समय पर शुरू किया जा रहा है। इस P2I न्यू फाउंडेशन कोर्स में नया फीचर ऐड किया गया है। आप इसे 3 कैटेगरी सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम में खरीद सकते हैं। सिल्वर कैटेगरी में कोर्स की वैधता 1 साल, गोल्ड में 2 साल और प्लैटिनम में 3 साल रहेगी। इस कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड यूज करना होगा। कोर्स के प्राइस की शुरुआत 23,999 रुपए से हो रही है। कोर्स के संबंध में ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर लीजिए। नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा हो गई है। साल 2023 का शांति के नोबेल पुरस्कार की विजेता ईरानी कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी हैं। नरगिस मोहम्मदी फिलहाल जेल में बंद हैं। नरगिस मोहम्मदी को ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयासों के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है। साल 2003 में मानवाधिकार कार्यकर्ता शिरीन एबादी के पुरस्कार जीतने के बाद नरगिस मोहम्मदी नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली 19वीं महिला और दूसरी ईरानी महिला हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। आपको बता दें कि 2019 में ईरान में एक हिंसक विरोध प्रदर्शन में 22 वर्षीय महसा अमीनी की मौत हो गई थी। नरगिस मोहम्मदी इसी पीड़िता के स्मारक में शामिल होने गई थी, जहां स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने मोहम्मदी को गिरफ्तार कर लिया था। फ्रंटलाइन डिफेंडर्स अधिकार संगठन के अनुसार मोहम्मदी वर्तमान में तेहरान की एविन जेल में है। मोहम्मदी को 13 बार कैद किया गया और 5 बार दोषी ठहराया जा चुका है। नरगिस को कुल 31 साल जेल की सजा सुनाई गई है। इन पर आरोप लगाया गया था कि ये राज्य के खिलाफ दुष्प्रचार कर रही थीं। गौरतलब है कि इस वर्ष के नोबेल शांति पुरस्कारों के दावेदारों में यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की, नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी शामिल थे। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता को एक स्वर्ण पदक, एक डिप्लोमा और 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना से सम्मानित किया जाता है। ध्यान देने वाली बात है कि 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार रूस और यूक्रेन के मानवाधिकार समूहों मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज ने जेल में बंद बेलारूसी वकील एलेस बायलियात्स्की के साथ जीता था। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का साइकी मिशन सुर्खियों में है। दरअसल नासा 16 साइकी नाम के एक क्षुद्र ग्रह पर साइकी नाम का एक उच्च तकनीक अंतरिक्ष यान भेजने की योजना बना रहा है। आपको बता दें कि 16 साइकी एक अति धातु समृद्ध क्षुद्र ग्रह है और नासा का मिशन इसी क्षुद्र ग्रह का विस्तृत अध्ययन करने वाला अपनी तरह का पहला मिशन होगा। मिशन का उद्देश्य वैज्ञानिकों को हमारे सौर मंडल में चट्टानी पिंडों के निर्माण के बारे में अधिक जानने में मदद करना है। दरअसल पृथ्वी आधारित रडार और ऑप्टिकल दूरबीनों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि क्षुद्र ग्रह साइकी एक ग्रह के धातु समृद्ध आंतरिक भाग का हिस्सा हो सकता है। यह ऐसे ग्रह का हिस्सा हो सकता है जो कभी बना ही नहीं। वैज्ञानिक ये अनुमान लगा रहे हैं कि यह कथित ग्रह अपने प्रारंभिक निर्माण के दौरान अन्य बड़े पिंडों से टकरा गया होगा और अपना बाहरी चट्टानी आवरण खो बैठा होगा। इसको एक काल्पनिक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि हमारी पृथ्वी अपने निर्माण के दौरान किसी पृथ्वी के बाहरी पिंड से टकरा जाती है और पृथ्वी का बाहरी चट्टानी आवरण नष्ट हो जाता है और पृथ्वी का आंतरिक हिस्सा यानी कोर अंतरिक्ष में बच जाता है और अंतरिक्ष की गहराई में खो जाता है। यह 16 साइकी ऐसे ही किसी ग्रह का कोर माना जा रहा है।
इसलिए साइकी की खोज से ग्रहों के निर्माण करने वाले हिंसक टकरावों और पदार्थ के संचय के इतिहास के बारे में जानकारी मिल सकती है। साइकी का अध्ययन सौर मंडल की अन्य वस्तुओं से बहुत अलग है। यह इस तर्क पर कहा जा रहा है क्योंकि मंगल, शुक्र और पृथ्वी जैसे सौर मंडल के ग्रह लौह ऑक्साइड से बने हैं, लेकिन साइकी की सतह पर इन रासायनिक यौगिकों की अधिकता नहीं दिखती। इससे पता चलता है कि क्षुद्र ग्रह की निर्माण प्रक्रिया ग्रहों के निर्माण की मानक प्रक्रिया से अलग है। यदि क्षुद्र ग्रह किसी ग्रह के धातु समृद्ध आंतरिक भाग का हिस्सा या मूल पदार्थ साबित होता है तो वैज्ञानिक जान पाएंगे कि इसका इतिहास चट्टानी ग्रहों से कैसे मिलता जुलता और अलग है। और अगर वैज्ञानिकों को पता चलता है कि साइकी एक कोर नहीं है तो यह पहले कभी न देखी गई आदिकालीन सौर मंडल वस्तु साबित हो सकती है। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल। पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1986 में इराडी ट्रिब्यूनल की स्थापना हुई थी। ट्रिब्यूनल ने 1987 में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को मिलने वाले पानी के हिस्से में बढ़ोतरी की सिफारिश की थी। राज्य सूची की प्रविष्टि 56 जल से संबंधित है। संघ सूची की प्रविष्टि 17 केंद्र सरकार को अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के नियमन एवं विकास के लिए शक्ति प्रदान करती है। उपर्युक्त कथन या कथनों में से कौन से सही है या हैं? केवल 1, केवल 2, 3 और 4, केवल 1 और 2 या फिर केवल 3 और 4। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और तरलता की स्थिति को मजबूत करने के लिए रेपो दर को घटाया जाता है। मौद्रिक नीति समिति में 6 सदस्य होते हैं। आरबीआई रेपो रेट घटाएगा तो बैंक ब्याज दर कम करेंगे। आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है तो बैंक ब्याज दर बढ़ाते हैं। उपर्युक्त कथन या कथनों में से कौन से सही है या है? केवल 1, केवल 2, 3 और 4, केवल 1 और 2 या फिर केवल 1, 3 और 4। आइए जल्दी से देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे और उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शालबन बौद्ध विहार पश्चिम बंगाल में है। इसका निर्माण देव वंश के चौथे शासक श्री भाबदेव ने करवाया था। यह 7वीं शताब्दी में प्रचलित पहाड़पुर शैली में बना हुआ है। उपर्युक्त कथन या कथनों में से कौन से सही है या हैं? केवल 1, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3 या फिर केवल 2 और 3। सही उत्तर है ऑप्शन डी, केवल 2 और 3। अगला प्रश्न है, पंजाब सरकार ने पूसा 44 की खेती पर प्रतिबंध लगाने का फैसला क्यों किया? पंजाब में भूजल की भारी कमी है। पूसा 44 को तैयार होने में लगभग 100 दिन लगते हैं। पूसा 44 राज्य में पराली जलाने की समस्या को बढ़ाने के लिए भी जानी जाती है। पूसा 44 धान की अन्य किस्मों की अपेक्षा कम पैदावार देती है। उपर्युक्त कथन या कथनों में से कौन से सही है या हैं? केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 4, केवल 2 और 3 या फिर केवल 1 और 3। सही उत्तर है ऑप्शन डी, केवल 1 और 3। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।